दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, जो हम टर्म्स रोज सुन रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक्स, रिसेशन, लोअर जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सभी इश्यूज डिस्कस करेंगे और इनका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे क्या पड़ रहा है और इन टर्न हमारे पोर्टफोलियो पे, हमारे शेयर्स पे कैसे पड़ता है। थोड़ा सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या हो रहा है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट यही है कि कोविड की वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स ने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ करेंसी प्रिंट की, ताकि जो कोविड इम्पैक्टेड इकोनॉमीज थी उनको बूस्ट अप किया जा सके, उनको स्टिमुलेट किया जा सके और उनको नॉर्मल वे में चलाया जा सके। तो द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच नॉर्मल कोर्सेज में इकोनॉमीज बंद होने की वजह से ठप हो सकती थी, मनी सप्लाई इंक्रीज करके उन इकोनॉमीज को चलाया गया, विच इज द केस इन द यूएस, विच इज द केस इन यूरोप, विच इज द केस इन इंडिया आल्सो। बट यूरोप में, यूएस में कुछ ज्यादा ही स्टिमुलस दिए गए, ज्यादा ही डॉलर्स प्रिंट किए गए और उसकी वजह से कोविड के इम्पैक्ट को कम किया गया। लोगों के हाथ में पैसे देके उनको बचाने की कोशिश की गई, एटलीस्ट इकोनॉमी को चलाने की कोशिश की गई। दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। अब इसे ऐसे समझते हैं, मार्केट में 100 रुपीज के गुड्स अवेलेबल थे और उस 100 रुपए के गुड्स को बाई करने के लिए द होल मनी अवेलेबल इन द मार्केट वाज 100 रुपीज। तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन गुड्स तो उतने ही रहे, प्रोडक्शन रादर कम हुई, लेकिन जो मनी सप्लाई थी उसको 100 की जगह 200 कर दिया गया। तो इमीडिएटली तो लोगों के हाथ में जो पैसा आया उसका इम्पैक्ट आना ही था, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई और गुड्स जो थे उतने के उतने रहे, इन टर्न वो इंक्रीज नहीं हुए। तो दैट हैज टू लीड, जैसे ही इकोनॉमी ओपन अप हुई, कोविड रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुए, लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया, घूमना फिरना शुरू किया, खाना पीना शुरू किया, तो इन्फ्लेशन आनी ही आनी थी। अब नॉर्मल कोर्सेज में क्या होता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो पहले भी होती है। इन इंडिया वी आर यूज टू इन्फ्लेशन, 5-6% की इन्फ्लेशन तो रहती ही है। गवर्नमेंट को अपनी बैलेंस शीट बैलेंस करनी होती है, अपना बजट बैलेंस करना होता है। वो टू द एक्सटेंट ऑफ 5-6% उनकी जो जीडीपी रहती है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि टू द एक्सटेंट ऑफ जो उनका बैलेंस रह जाता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम होती है, उसको वो मनी को प्रिंट करके उसको वो कवर करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं कि आप हमारा इतना डेफिसिट है, टू दैट एक्सटेंट आप मनी को प्रिंट कर दीजिए, तो मनी प्रिंट हो जाती है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में गवर्नमेंट उस पैसे को कैपेक्स के लिए, रोड्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन के जो एसेट्स हैं उसको इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्ट करती है। इन टर्न उससे जीडीपी बढ़ती है, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ते हैं और जो एडिशनल सप्लाई मार्केट में आती है उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, एक नॉर्मल इम्पैक्ट पड़ता है। दिस इज द वे एवरी ईयर इंडियन इकोनॉमी इज वर्किंग। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन रहता है, थोड़ा बहुत डेफिसिट फाइनेंसिंग रहती है, बट इट लीड्स टू, क्योंकि कैपेक्स में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन जीडीपी, उससे थोड़ा ही इन्फ्लेशन बढ़ती है। बट इसके विपरीत कोविड में क्या हुआ, पैसा तो बढ़ गया लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आई। नाउ व्हाट द सेंट्रल बैंक्स आर नाउ डूइंग, क्योंकि यूएस ने कभी 1%, आधा परसेंट, 2% से ऊपर कभी इन्फ्लेशन नहीं देखी थी। जब उन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो प्रिंट किया था, डॉलर्स प्रिंट किए थे, दैट हैज लेड टू द 8%, 9% इन्फ्लेशन। अब उस 8-9% की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने
मनी सप्लाई की थी उसको कंट्रोल करने के लिए नाउ दे आर विड्रॉइंग दैट मनी सप्लाई। 40-50 बिलियन डॉलर्स एवरी मंथ दे आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द इकोनॉमी। उसका इम्पैक्ट आएगा डेफिनेटली। देन इंटरेस्ट रेट्स जो लो किए थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो लो किया था, उन्होंने वो बढ़ाना शुरू किया ताकि लोग डिसिस्ट करें, बोरिंग्स कम करें ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े। बट अभी तक जितने भी उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए हैं उससे कोई इन्फ्लेशन कम होती दिख नहीं रही है। इसलिए उन्होंने दे हैव डिसाइडेड टू बी मोर एग्रेसिव इन विड्रॉइंग द मनी एंड इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दे माइट अचीव द टारगेट की इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर लेंगे, बट इन द प्रोसेस व्हाट विल हैपन कि इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में रिसेशन आ जाएगा, मनी की जब एक्सट्रैक्ट की जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि मनी सप्लाई कम हो गई, उससे एक विशेष साइकिल चल पड़ेगा, वेजेस कम हो जाएंगे एंड लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, द रिसेशन विल केप्ट इन द इकोनॉमी। और दैट इज व्हाट इज बीइंग सीन इन द यूएस में ऑलरेडी इफ आई से, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स की जीडीपीज उनकी कम आई हैं, नेगेटिव में आई हैं, तो वी कैन से यूएस में तो ऑलरेडी रिसेशन आ चुका। इंडिया में क्योंकि वी आर यूज्ड टू दीज टाइप्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, दीज टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो वी कैन से स्टिल we are better far off, our economy is better far off as compared to the US economy. Now यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि इन्फ्लेशन का हर्जा क्या है, क्यों हम इसको नेगेटिव मानते हैं। सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट बोरोअर, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होता है वो बढ़ जाती है, तो उनका खर्चा बढ़ जाता है। सेकेंडली, जीडीपी को ग्रो करने के लिए कैपेक्स होना चाहिए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बोरिंग से आता है, अपना पैसा कम लगता है, बैंक बोरिंग से आता है। जब बैंक बोरिंग्स कॉस्टली हो जाएंगी तो लोग डिसिस्ट करते हैं, कैपेक्स में नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन टर्न वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के जो रेट्स उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं क्योंकि इकोनॉमी रिसेशन में होती है। तो दिस इज द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द इन्फ्लेशन। एक्चुअली दिस इज अ विशियस सर्कल, उसमें से निकलना इकोनॉमीज के लिए मुश्किल हो जाता है। ये तो हो गए कुछ कॉन्सेप्ट्स जिसको हमने कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की कि हाउ दे वर्क। नो, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन 8% पे यूएस में जा चुकी है एंड दे आर सेइंग कि हम 2% तक लेके आएंगे एंड दे विल बी वेरी एग्रेसिव लिक्विडिटी विड्रॉ करने में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने में। उससे क्या होगा, जो वहाँ की बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बढ़ जाती हैं। बॉन्ड यील्ड्स मतलब फिक्स्ड इनकम डॉक्यूमेंट्स में जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट या यील्ड्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। उससे क्या होता है, जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी बिकम्स मोर रिस्कियर, और बॉन्ड्स जो है उसमें फिक्स्ड इनकम होने की वजह से पीपल प्रेफर कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, तो इक्विटी मार्केट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज होने से। सेकेंडली, एमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, जहाँ पर एफआईआई पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि बहुत पैसा अवेलेबल था, उनको अपनी मार्केट में अच्छे बॉन्ड यील्ड्स जब मिलने शुरू होते हैं तो वो इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकाल के बॉन्ड्स में अपनी डेवलप्ड मार्केट्स में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। दैट इज गोइंग टू हैपन एंड ऑलरेडी हैपनिंग। एफआईआई ने अपना पैसा विड्रॉ करना काफ़ी देर से, नवंबर से पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दे आर सीइंग कि इन द यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो अब 3-3.5% पे पहुंच गई हैं, वहां पर उनको अच्छी रिटर्न मिल सकती है और दे आर एक्सपेक्टिंग कि फर्दर भी वहां पर बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज होंगी। तो दे आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट्स बिकॉज दे फील emerging markets are more riskier or the developed markets are less riskier. तो that will be the impact। जैसे ही वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगे, बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज होंगी, मनी विल बी विड्रॉन फ्रॉम द emerging markets like India,
तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। बट वी हैव ऑलरेडी सीन कि नवंबर से लेके मई तक जितना FII ने विड्रॉ किया, हमारे DII ने उसको एब्जॉर्व किया। स्लोली आवर इकोनॉमी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड स्लोली द इम्पैक्ट जो हम रोज सुबह उठ के US मार्केट देखते हैं, उसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होना चाहिए। वी कांट से कि वी विल गेट 100% फ्रॉम द डी-इम्पैक्टेड फ्रॉम द US इकोनॉमी, बट आहिस्ता आहिस्ता उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि US मार्केट रिसेशन में होगी। वी माइट बी देयर, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि US में अगर वो मार्केट छींक भी मारती है तो इमर्जिंग मार्केट्स को कोल्ड हो जाता है। दिस इज व्हाट यूज्ड टू बी द सेइंग, बट वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। से ओवर ए पीरियड ऑफ 1 year US economy will be in full recession. Our economy for 1 year will be very volatile, will get impacted because of the US economy, but over a period of time we will see value in our shares, our stocks. Even the FII will also see value and safety in our stocks, and say over a period of 2-3 years they will again come back to the Indian economy, and we will grow, Indian economy will grow, our shares will grow over a period of 3 years to 5 years. Temporarily we will get impacted with the recession. Long term we will be better off because we are used to these types of things, and our RBI and our difference between the repo rate and inflation या बैंक रेट एंड इन्फ्लेशन कम है, जितना कि US में बहुत ज़्यादा है। अगर 1% है उनका रेट या 1.75 है तो उनकी इन्फ्लेशन 8% है। वेराज इन इंडिया आवर रेपो रेट हैज़ इंक्रीज टू 5% एंड आवर इन्फ्लेशन इज 6-7%। तो यहाँ डिफरेंस कम है, यहाँ मैनेज करना थोड़ा बेटर है। विद दिस क्लियरनेस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वन थिंग इज वेरी क्लियर, we have to stick to good stocks, value stocks. We should be ready for the volatility in next 1 year. It is better कि हम थ्रू म्यूचुअल फंड रूट और SIP के रूट से इन्वेस्टमेंट्स करें इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड ट्रेडिंग करने की बजाय लॉन्ग टर्म सोच के चलें। Long term Indian economy, we are bullish on that, but we have to keep a scenario, we have to keep a call more than 1 year. 1 year is visibility, 1 year visibility is not very clear, it is not very positive, more negative for the US, but because of the US negative, our economy will also get impacted. So be prepared for this thing, and अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलें। वी होप हमारी ये कोशिश, जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्फ्लेशन का, रेट हाइक्स का, रिसेशन, GDP, इसका टू सम एक्सटेंट वी आर एबल टू गिव यू सम लिंकेजेस कि आपस में ये कैसे ऑपरेट करते हैं, एंड बेस्ड ऑन क्लियर कॉन्सेप्ट्स we know what is in store for us and how we have to position ourselves in equity market as well as in the debt market. Thank you very much for watching this video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.